हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और एकदम बेसिक से हर चीज़ आप लोगों को समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो परिचय है या उसका जो इतिहास है। तो 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे लीमरी। उन्होंने उस समय के ज्ञात जितने भी पदार्थ थे उनको उनके स्रोतों के आधार पर, अर्थात कौन पदार्थ कहाँ से मिला है, इस आधार पर उन्होंने उसको तीन भागों में पदार्थों को बांटा। और पहले को कह दिया खनिज पदार्थ, मिनरल सब्सटेंस। और जो पदार्थ वनस्पतियों से मिलते थे उसको उन्होंने वनस्पति पदार्थ, वेजिटेबल सब्सटेंस कहा। और तीसरे तरह का पदार्थ जो जंतुओं से मिलता था उसे कहा जंतु पदार्थ। तो इस तरह से बहुत ही साधारण वर्गीकरण लीमरी के द्वारा किया गया कि जो पदार्थ जैसे स्रोत से मिलता था उसको उस वर्ग में रख दिया। अब 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे लावोइज़िए। उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि जो भी वनस्पति या जंतु पदार्थों से जो यौगिक मिलते थे उनमें कार्बन और हाइड्रोजन कन्फर्म होता था, यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना अवश्य होता था। और अन्य तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब तत्व इसमें हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। और एक चीज़ अभी बताया गया कि कुछ यौगिक ऐसे थे जो जंतुओं से भी मिल सकते थे और वनस्पतियों से भी मिल सकते थे, अर्थात एक ही यौगिक जंतु और वनस्पति दोनों से मिल सकता था। और लीमरे ने यहाँ क्या वर्गीकरण किया था कि वनस्पति पदार्थों को अलग और जंतु पदार्थ को अलग। अब यह जो यौगिक दोनों से मिलता था, अब इसको वनस्पति पदार्थ की श्रेणी में रखा जाए कि जंतु पदार्थ की श्रेणी में रखा गया जाए। तो इस तरह से जो लीमरी का वर्गीकरण है अब यहाँ क्या हुआ, निरर्थक साबित हो गया। अब इसके बाद 19वीं सदी के प्रारंभ में एक वैज्ञानिक थे वर्जीलियस। उन्होंने यह बताया कि जो भी वनस्पति और जंतु पदार्थ से जो यौगिक बनते हैं वह जीवों में एक रहस्यमय शक्ति, एक दैवीय शक्ति होती है और इसी कारण वो ऐसे यौगिकों का निर्माण कर पाते हैं। और इन यौगिकों को वर्जीलियस ने ऑर्गेनिक कहा। यानी ऑर्गेनिक जो शब्द दिया गया है किसके द्वारा दिया गया, वर्जीलियस के द्वारा। और ऑर्गेनिक का अर्थ है जीवों से संबंध, यानी जिसका संबंध जीवों से होगा उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक। अब वर्जीलियस ने बताया कि जो ऑर्गेनिक यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उनको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। और यह केवल जीवों में एक विशेष रहस्यमय शक्ति होती है, वहीं केवल इसका निर्माण कर पाते हैं। इस आधार पर उन्होंने एक जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। अब यह जो सिद्धांत उन्होंने दिया 1815 ईस्वी में इन्होंने यह सिद्धांत दिया, जैव शक्ति का सिद्धांत। अब इन्हीं के एक शिष्य थे हुलर। हुलर ने 1828 ईस्वी में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट लिया, NH4OCN। अब इसको गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिया। अब यहाँ जो वर्जीलियस ने क्या बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता, परंतु उन्हीं के शिष्य ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म कर कर कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इस तरह से जो जैव शक्ति का जो सिद्धांत था वह क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अब यह क्रांति की तरह एक आ गई कि नहीं, कार्बनिक यौगिकों को क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। अब इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका प्रयास शुरू कर दिया। इसके बाद जो अगले वैज्ञानिक थे उन्होंने वर्थेले, उन्होंने मीथेन को बनाया। इसी तरह से जो अन्य वैज्ञानिक और थे उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लगातार इसमें बढ़ता गया। अब इसमें जो एसटी कमल का निर्माण किया था उन्होंने
जो कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने एच.टी. कमल का निर्माण किया। अब इस तरह से प्रयास होते गए और कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई। अब कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतना अधिक हो गई है, लगभग 10 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक की संख्या ज्ञात है। तो अब आधुनिक जो परिभाषा कार्बनिक यौगिक क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। कार्बन के जो यौगिक हैं उसको कहेंगे कार्बनिक यौगिक, और जो कार्बनिक यौगिकों का जो रसायन है उसको कहा जाता है कार्बनिक रसायन। यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान की एक उपशाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब कार्बनिक यौगिकों में जो मुख्य जो तत्व है कार्बन, यानी कार्बन से ही संबंधित सब यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। कार्बन एक अधातु है और जो कार्बन जो होता है वह संसार के सभी जीवों में पाया जाता है और लगभग सभी भोज्य पदार्थों में भी कार्बन पाया जाता है। अब जो कार्बन का प्रतीक है वह सी, और कार्बन जो शब्द लिया गया लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से, कार्बो शब्द से कार्बन शब्द लिया गया है। अब इसमें जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वह 6 होता है और परमाणु भार 12। यदि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को दिखाया जाए तो इस तरह से नीचे परमाणु क्रमांक लिखते हैं और ऊपर इसको लिखते हैं परमाणु भार। अब जो कार्बन है वह विभिन्न रूपों में भी पाया जाता है। तो विभिन्न रूपों में पाए जाने के कारण कार्बन के अपर रूप भी होते हैं। अब जो कार्बन के जो अपर रूप हैं वह 2 तरह से उसके अपर रूप हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप में भी 3 प्रकार के इसमें भाग हैं। इसका जो पहला इसमें है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत ही नर्म होता है जो पेंसिल में यूज किया जाता है और इसका जो गलनांक होता है वह 3700 अंश सेंटीग्रेड है और यह सुचालक है। दूसरा इसमें है हीरा। हीरा यह पूरे संसार में जितने पदार्थ हैं सबसे कठोरतम पदार्थ है और यह जो है बहुत ज़्यादा चमकदार होता है और जिसका चमकने का जो कारण है वह क्या होता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन से पूरा जो भी प्रकाश उसमें जाता है पूरा का पूरा प्रकाश क्या होता है, वापस आ जाता है। तो इस कारण से जो हीरा है क्या होता है, बहुत ही चमकदार है और इसका जो गलनांक है वह 3843 केल्विन है। 3843 केल्विन पर यह हीरा क्या होता है, गलता है। केल्विन को यदि हम बदलेंगे अंश सेंटीग्रेड में तो इसमें 273 ये जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा अंश सेंटीग्रेड में। अब तीसरा इसमें जो है क्रिस्टलीय रूप में उसको कहते हैं फ्लोरीन। इसको C16 भी कहा जाता है और फ्लोरीन का जो आकार होता है वह किस तरह होता है, फुटबॉल की तरह आकार होता है। तो यह अपर रूप में क्रिस्टलीय रूप में ये सब बातें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब अक्रिस्टलीय रूप में जो कार्बन होता है तो अक्रिस्टलीय रूप में चारकोल। अब चारकोल क्या है कि एक यदि लकड़ी को कम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएं तो जो कोयला बनता है वह चारकोल हो सकता है। जंतुओं के आसवन से जो बनता है उसमें भी चारकोल आता है और तीसरा शुगर जो चीनी है उसके आसवन से जो चारकोल बनता है
तो इस तरह से चारकोल भी 3 भागों में होता है। तीसरा इसमें अगला जो अक्रिस्टलीय भाग है उसमें काजल। काजल में जैसे जो मिट्टी का तेल हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में यूज करते हैं, तो उसके ऊपर जो राख बन जाती है वह क्या होता है, काजल होता है। और काजल में लगभग 98 से 99% तक कार्बन होता है। अब तीसरा जो अक्रिस्टलीय रूप है वह है कोक, और चौथा कार्बन गैस। तो इस तरह से कार्बन अपने अपर रूपों में भी पाया जाता है। अब कार्बन के विषय में आगे देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो कार्बन परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4। यह बोरबरी के नियमों के अनुसार जो 2n² जो उन्होंने नियम दिया था उसके आधार पर यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। अब इसको हम लोग 1s², 2s² और 2p2 इस रूप में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब कार्बन का जो बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक तत्व की यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपना क्या करे, अष्टक पूरा करे। अष्टक मतलब 8। बारीक कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा। और सभी तत्वों का यह नेचर होता है कि वह किस तरह बिहेव करे, अक्रिय गैसों की तरह हो जाए। तो अब देखिए इसमें जो कार्बन है उसको 4 इलेक्ट्रॉन के बारीक कक्षा में है, तो 2 संभावनाएं हैं। यह 4 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर ले तो ग्रहण करेगा तो इस पर -4 चार्ज आ जाएगा, तब भी इसका अष्टक पूरा हो सकता है। या 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, दान कर दे, तो दान कर देगा तब भी इसके बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि हीलियम की तरह हो जाएगा, और इस तरह से इस पर कार्बन +4 आ जाएगा। लेकिन न तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करता है, न 4 इलेक्ट्रॉन का दान ही करता है। अब देखते हैं कि न ग्रहण और दान क्यों कार्बन नहीं करता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। तो अब यहाँ पर यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वह 10 हो जाएंगे। अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, अर्थात जो यह व्यवस्था है वह क्या हो जाती है, एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। इस कारण से जो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करता है। अब दान क्यों नहीं करता है, तो इसमें देखते हैं बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बांधे हुए है। अब इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन को यदि निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। इस कारण जो कार्बन है वह 4 इलेक्ट्रॉन का दान भी नहीं करता है। अब कार्बन करता क्या है, तो कार्बन अब सहसंयोजक बंध बनाता है। अब सहसंयोजक बंध में देखते हैं कि सहसंयोजक बंध किस तरह से जो होता है और बनता है। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे कुछ अन्य तत्वों का हम सहसंयोजक बंध देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6। अब बारीक कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन पूरा स्पेस देकर लिख लेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना होता है उसको सामने दिखा जाता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सामने दिखा देंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉनों को बगल में दिखा देंगे। 2 यहाँ दिखा देंगे, 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे और सामने 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। इसी तरह से दूसरे परमाणु में भी 2 इलेक्ट्रॉन सामने और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसको साइड में दिखा देंगे। यदि 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा, 7 हो रहा है। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, कमी पड़ रही है, तो एक और इलेक्ट्रॉन की इस तरह से साझेदारी कर लेता है। तो अब जब काउंट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यह, 2 4, 2 6, 2 8, इस तरह से इस ऑक्सीजन का भी 2 2 4, 2 6, 2 8।
तो दोनों का जो अष्टक हो जाता है क्या होता है, पूरा हो जाता है। और जब साझेदारी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसकी बात आती है तो यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाता है, और जब इस इलेक्ट्रॉन गिनना होता है तो यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाता है, यानी बराबर का अधिकार दोनों इलेक्ट्रॉनों पर या दोनों परमाणुओं या तत्वों का रहता है। इस तरह से दूसरा उदाहरण में नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 को देखते हैं। यदि N2 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अष्टक पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन सामने दिखा देंगे और जो शेष 2 बच रहे हैं उसको साइड में दिखा देंगे, और दूसरे नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन सामने और 2 इलेक्ट्रॉन को साइड में। अब यह 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है इस तरह से। और साझेदारी में जब इस नाइट्रोजन की गिनेंगे तो यह पूरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा, और जब इसको गिनेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों पर बराबर अधिकार दोनों तत्वों का रहता है। अब कार्बन में देखिए, मान लीजिए मेथेन CH4 का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा देंगे। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यह 1 इलेक्ट्रॉन की इस तरह से साझेदारी कर लेता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो अष्टक की तरह व्यवहार करता है, हीलियम गैस जो अक्रिय होता है उसकी तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अभी 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और दिखा देंगे, और यह साझा कर लेगा इस तरह से। एक इलेक्ट्रॉन की यह साझा कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन की यह साझा कर लिया। अब हम काउंट करेंगे कि कार्बन का अष्टक पूरा है कि नहीं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो इस तरह से पूरा टोटल कितना हो जा रहा है कार्बन का, 8, और हाइड्रोजन सभी हाइड्रोजनों का 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, जो कि हीलियम की तरह वह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से जो कार्बन है वो अपना अष्टक पूरा करता है। अब कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 10 लाख से अधिक है। तो ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतना ज़्यादा हुई, अन्य तत्वों की संख्या इतना ज़्यादा क्यों नहीं हुई, इसका हम लोग रीज़न देखते हैं। जो कार्बन का जो प्रवृत्ति होता है, कार्बन बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही समझ लीजिए कि उदार प्रवृत्ति का है, और यह खुद कार्बन के साथ जुड़कर इस तरह से जुड़ता जाता है, फिर दूसरे कार्बन से जुड़ता जाएगा। तो इस प्रवृत्ति को स्वतः संयोजन की प्रवृत्ति, सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, और इस प्रवृत्ति को कहा जाता है श्रृंखलित होने का गुण। कैटेनेशन, जो कार्बन स्वतः कार्बन जुड़ता जाता है और श्रृंखलित होने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, और यह जो श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति होती है वह एक लंबा श्रृंखला भी बनाता है। इस तरह जैसे कार्बन इस तरह जुड़ता जाएगा और इस तरह से लंबी श्रृंखला बनती जाएगी, तो इसको कहते हैं श्रृंखला बना देता है। अब दूसरा इसमें है कि जो कार्बन शाखित श्रृंखला बनाता है, जैसे यह कार्बन इस तरह जा रहा है और शाखा इस तरह से मान लीजिए कार्बन की इस तरह से निकल गई, तो इसको कहते हैं शाखित श्रृंखला। कार्बन बंद श्रृंखला का भी निर्माण करता है, अर्थात यह कार्बन इस तरह से घूमते हुए इस तरह से क्लोज हो जाएगा, तो इसको कहेंगे बंद श्रृंखला। तो इस कारण से जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या हो गई है, बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा रीज़न इसमें है कि जो कार्बन की जो बंधन ऊर्जा है वो अभी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यदि कार्बन की बंधन ऊर्जा देखा जाए तो ये 85 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि अन्य तत्वों की बंधन ऊर्जा जैसे सिलिकॉन की बंधन ऊर्जा 54 किलो कैलोरी प्रति मोल है। दूसरे तत्वों में यदि नाइट्रोजन फास्फोरस का लिया जाए तो नाइट्रोजन की जो बंधन ऊर्जा है 39, फास्फोरस की जो बंधन ऊर्जा है वह 50। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जितने भी बाकी जो तत्व नीचे दिए गए उनकी बंधन ऊर्जा क्या है, बहुत ही कम है, और कार्बनिक बंधन ऊर्जा क्या है, सबसे अधिक है। तो प्रबल बंधन ऊर्जा के कारण यह क्या करता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब कार्बन जुड़ता जाता है
और एक श्रृंखलित होने का जो गुण है वो उसमें प्रबलता से पाया जाता है। इस कारण से जो कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा है। अब इन कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतना ज़्यादा है, अब इसका हम लोग वर्गीकरण करके अध्ययन नहीं करेंगे तो काफ़ी जो असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो इस कारण अब हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में पहला भाग इसमें हो जाएगा खुली श्रृंखला, या इसको कहते हैं अचक्रीय यौगिक, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। एलिफैटिक जो शब्द है वह उच्च वसा अम्लों के लिए लिया गया है। अब खुली श्रृंखला का अर्थ है कि जो भी कार्बन रहेगा इस तरह से एक सिरे शुरू हुआ और इस तरह से आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे जो यौगिक हैं उन्हें कहेंगे खुली श्रृंखला यौगिक। अब इसमें जो कार्बन है उसमें बताया गया कि उसका अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ एक बॉन्ड है, अब जो बच रहा है उसमें जो कार्बन तो 3 बच रहा है इसमें, तो उसको पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन इस तरह से 3 रख देंगे। अब यहाँ देखिए एक इधर बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड इधर, अभी 2 हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है तो यहाँ इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर 2 रख देंगे। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन यहाँ इसको पूरा कर देगा, यहाँ भी 2 कर देगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ रहते हैं और कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन होगा उसको वहाँ पर रखते चले जाएंगे। तो इस तरह की श्रृंखला को कहेंगे खुली श्रृंखला। अब बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, नाम से यह स्पष्ट है कि जो कार्बन का जो क्रम है वह एक से शुरू होगा और इस तरह से फिर उसी तरह दूसरे तरफ से वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाए, तो इसको कहेंगे बंद श्रृंखला यौगिक। अब देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर हमें 4 में हमें 2 हो गया, 2 और कम पड़ रहा है तो उसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन 2 रख देंगे यहाँ पर। इस तरह यहाँ पर भी 2 बॉन्ड हो गया है, अब इसके बाद 2 हाइड्रोजन इसमें कम पड़ रहा है। अब यहाँ पर भी 2 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4। अब इसके बाद यदि 2 हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे तो कार्बन का क्या होगा, अष्टक पूरा हो जाता है। अब बंद श्रृंखला यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं समचक्री और दूसरे को कहते हैं विषम चक्री, होमोसाइक्लिक, और विषम चक्री को हेट्रोसाइक्लिक। अब समचक्री में क्या है कि समचक्री मतलब उसमें पूरा कार्बन रहना चाहिए, कोई अन्य तत्व न रहे, और विषम चक्री में कार्बन है और इसके साथ इसमें कोई अन्य तत्व भी आ जाए, जैसे इसमें अन्य तत्व इसमें ऑक्सीजन आ गया है तो यह किस में आ जाएगा, विषम चक्री। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 2 बॉन्ड इधर हो गया है, अभी 2 की कमी पड़ रही है तो यहाँ कर देंगे H2। इस तरह यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2 और इस तरह से यह 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ पर रख देंगे। तो यह जो बॉन्ड है इस तरह का, इसको कहा जाता है विषम चक्री यौगिक। अब समचक्री यौगिक 2 तरह के होते हैं, एक एरोमेटिक यौगिक होता है और दूसरा एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक यौगिक में जो कार्बन है वह 6 परमाणु इस तरह से इसके लिए जाएंगे और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, सिंगल टू डबल कर लेंगे, सिंगल डबल, और ये बेंजीन रिंग होता है। तो बेंजीन रिंग से संबंधित जो भी यौगिक रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे, एरोमेटिक यौगिक। और एलिसाइक्लिक यौगिक में कार्बन इस तरह से 3 कार्बन से भी बंध बन जाएगा, 4 कार्बन से भी इस तरह से बंध है, 5 कार्बन भी ले सकते हैं और 6 कार्बन। तो इसमें कोई यह कंडीशन है कि इसमें क्रम वाइज सिंगल और डबल बॉन्ड आए तो इसे कहेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक। और यदि क्रम से सिंगल और डबल बॉन्ड यानी बेंजीन रिंग की तरह आ रहा है, 6 कार्बन है, तो इसको कहेंगे एरोमेटिक यौगिक। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण किया गया है। अब कार्बनिक यौगिकों की जो खुली श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, इनके बाद जो क्रम वाइज अध्ययन किया जाएगा। और इसमें हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बने रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। अब यह 2 तरह का होता है, एक कहते हैं संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त।
सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। संतृप्त मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको कहा जाएगा असंतृप्त। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या वो सिंगल बॉन्ड हो तो उसे कहेंगे संतृप्त। अब संतृप्त में एल्केन आता है और सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2, और इसमें जो अनुलग्न जो अंत में जोड़ा जाता है वह होता है एन। अब इसमें क्रम वाइज n का मान 1 2 3 रखकर इसमें जो यौगिकों की संख्या निकाल लेंगे। यदि यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो C1H2 गुणे 1-2, तो C1 लिखा नहीं जाएगा, और इस तरह से कर देंगे तो CH4, यानी दुगुना में क्या करना है 2 जोड़ना है। दूसरा C2H, अब इसका दुगुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़ देंगे 6, इसमें C3H8 हो जाएगा। C4H इसका दुगुना करेंगे 8 और इसमें 2 जोड़ देंगे 10, C5H 10 दूनी 12, दुगुना कर देंगे 2 और 2 इसमें जोड़ देंगे 12, तो 5 10 धन 2 कितना हो जाएगा 12। अब इसमें यदि एक कार्बन है तो इसमें मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, और 7 के लिए यहाँ लगा देंगे हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 है तो नोन, और यदि कार्बन संख्या 10 है तो डेक। अब इसमें देखिए एक कार्बन है तो एक के लिए क्या करेंगे मेथ, और अंत में क्या हम लोगों ने एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। इसका नामकरण के लिए 2 के लिए एथ और अंत में एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। 3 के लिए प्रोप और अंत में क्या जोड़ना है एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 4 के लिए हम देख लेते हैं, 4 के लिए क्या है ब्यूट और अंत में क्या जोड़ना है एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 5 के लिए पेंट और अंत में एन, तो इसका नाम रख लेंगे पेंटेन। इसी तरह से 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, और 9 के लिए नोनेन, और 10 के लिए डेकेन। इस तरह से एल्केन के जो सामान्य सूत्र है वह ध्यान रखेंगे और अनुलग्न। तो अब इसमें आ जाते हैं असंतृप्त वाले में। यदि डबल बॉन्ड है तो उसको बोला जाता है एल्कीन, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है दुगना होता है कार्बन का CnH2n, यानी हाइड्रोजन दुगना होता है कार्बन से। अब यहाँ यदि n बराबर 1 रखेंगे तो CH2 आ रहा है, जबकि कार्बन को हाइड्रोजन पूरा करने कितना चाहिए कम से कम 4, तो यह जो पहला यौगिक है वह बनता नहीं है। अब जब n बराबर 2 रखेंगे तो C2H 2 दूनी 4, दुगुना कर देंगे 2 का तो कितना जाएगा 4। अब इसका यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक कार्बन के लिए 4 इस तरह से बॉन्ड इस तरह बना लेंगे स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए, और यहाँ एक कार्बन यहाँ रख देंगे, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। तो इस तरह से यह जो यौगिक है यह C2H4 है। अब इसमें जो अनुलग्न है, अनुलग्न इसमें इन जोड़ा जाता है, तो अब यहाँ से मिलाएंगे 2 के लिए का इसमें एथ और अंत में इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। अब 3 के लिए C3, अब हाइड्रोजन के लिए इसका दोगुना कर देंगे 6, और 3 के लिए क्या है प्रोप और अंत में इन, तो उसका संधि विच्छेद कर लेंगे क्या हो जाएगा प्रोपीन। C4 है जिसका दोगुना कर देंगे H8। 4 के लिए क्या होता है ब्यूट और अंत में क्या जोड़ना है इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इस तरह से 5 के लिए C5 दुगुना कर देंगे 10 और इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। अब बाकी जो भी रहेंगे इसी तरह से आप लोग इसको करते चले जाइए। एल्काइन में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, और इसमें जो सामान्य सूत्र इसका है वह दुगुना, कार्बन का दुगुना कर देंगे और उसमें से 2
हटा देंगे और अनुलग्न इसमें होता है आइन। अब देखिए ध्यान नहीं रखना है कि एल्केन में क्या है, दुगुना में 2 जोड़ना है, एल्कीन में ठीक दुगुना है, और एल्काइन में क्या है, दुगुना में से 2 घटा देंगे। यदि n बराबर 1 रखेंगे तो CH2 × 1 - 2 तो CH0, यह पहला यौगिक बनता ही नहीं है। अब n बराबर 2 रख देंगे तो C2H दुगुना कर देंगे 4 और इसमें 2 घटा देंगे तो C2H2। इसका यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये 3 बॉन्ड इधर हो, एक कम पड़ रहा है, एक इधर कर देंगे। अब हाइड्रोजन एक जगह हाइड्रोजन रख देंगे इधर, एक जगह हाइड्रोजन यहाँ पर रख देंगे। तो अब देखिए कार्बन 2 ठे है, 2 के लिए क्या बताया गया इसमें, एथ आपको ध्यान रखना है, अंत में क्या जोड़ना है, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। अब 3 के लिए C3, अब इसका दूना कर देंगे, 3 दूनी 6 और इसमें से कितना घटाना है, 2, कितना आ जाएगा, ये H4। 3 के लिए क्या है, प्रो, और अंत में आयन जोड़ना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब इसी तरह से 4 के लिए यदि करेंगे तो C4 और H दुगुना करेंगे 4 का तो कितना आ जाएगा, 8, और इसमें से कितना घटाना है, 2, तो कितना बच जाएगा, 6। और 4 के लिए क्या करेंगे, ब्यूट, और अंत में क्या जोड़ना है, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसमें 5 के लिए C5, अब इसका दुगुना कर देंगे 10 और इसमें 2 घटा देंगे, आ जाएगा 8। 5 के लिए क्या है, पेंट, और अंत में क्या जोड़ना है, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। 6 के लिए C6 दुगुना कर देंगे 12 और इसमें 2 घटा देंगे, आ जाएगा 10। और 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, और अंत में क्या जोड़ना है, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। तो इस तरह से आगे 7, 8, 9, 10 वालों को भी इसी तरह से, 7 के लिए हेप्ट है और अंत में क्या जोड़ेंगे, आइन, तो हेप्टाइन हो जाएगा। 8 के लिए आक्ट और अंत में आइन, आक्टाइन। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका नामांकन ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो कार्बनिक यौगिकों का नामांकन कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, और उसको एक ऐसा सूत्र आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को IPSC नाम लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामांकन कैसे किया जाता है और उसका IPSC नेम कैसे लिखा जाता है।